अब मैं दोबारा से पढ़ाऊँ? अच्छा, मैं जरा रैपिडली कर लेती हूँ। अच्छा, कैलकुलेशन से कर। कोई मसला नहीं, रैपिड करूंगी। एस इनहिबिटर होते हैं तो वो जो आपका एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज कर देते हैं, ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरे में जो उन्होंने 99 टेम्परेचर दिया, कोल्ड क्लाइमेट स्किन दी होती है, स्वेटिंग दी होती है, तो ये आपका हीट एक्सॉशन होता है। जो आपका होता है ना स्ट्रोक, उसमें ना उसमें 100 से ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसमें जो स्वेटिंग नहीं होती। आपकी जो पोस्टरलेटरल हार्ट की स्प्लाई वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से होती है। कंप्लीट मोड में जो आपका सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, एक्टोपिक में एसीजी डिक्रीज करता है। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन, तो पीयूजे लेवल T12 to L2 होता है। मोटर एप्रेक्सिया जो आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, पर आपकी जो है ना लॉस होता है, पर्पसफुल मोटर मूवमेंट्स जो है ना वो लॉस हो जाती हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का आता है एक लोअर, हमें हमसे कहते हैं लोअर है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही, वो अग्रेसिव नहीं है पहले के निस्बत, और इतने सिम्टम्स है, ठीक है, वो आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होती है। आपका हाई कॉग्निशन फंक्शन कर रहा होता है, और साथ जो है ना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलोकेशन इन CML इज 922। MHC1 जो है ये भी 1:8 या 2:4 का फॉर्मूला फॉलो करता है। हार्मोन इनहिबिटिंग FSH रिलीज टेस्टी से होता है। और हार्मोन जो इनहिबिट है, थेरेपेटिक विंडो जो है आपकी इफेक्टिव डोज होती है, ठीक है, DP's विंडो रेंज। और ईयर लोब नर्वनेस है तो आपकी ग्रेटर ऑडिकुलर नर्व है। और स्प्लीन इनकल्फ डेड रेड एंड व्हाइट सेल, तो वो रेड पल्प होता है। और जो आपका व्हाइट पल्प है वो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए होता है। एक्यूट मल्टीपल साइनसाइटिस आपकी स्ट्रेप्टोनिमोनिया से होती है। फ्लेक्सर मसल के लिए जो है रेड न्यूक्लियस होता है। ट्रैक आपको रूब्रोस्वाइनल ट्रैक होता है। और आपकी फेंट स्किल मूवमेंट्स लॉस होती हैं फ्लेक्सर मसल्स के साथ। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो मैक्सिलरी की आर्टरी की ब्रांच है, वो आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। इसीलिए याद करवाने के लिए। अ पेशेंट हैड इंजरी ऑन हेड, अच्छा देखो इसमें इंजरी का दिया हुआ, ठीक है, आपको आपको पता है कि आपकी जो इंजरी की हिस्ट्री आती है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल या, यस, मैं आधे घंटे में पेपर करवा लेती थी। सर मुझे कहते थे, अब बच्चे कहेंगे कि मैम ने जो है इतनी स्पीड से करा रही है। खैर, अच्छा इसमें ना एक तो इंजरी हिस्ट्री, अब आप सोचोगे एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ठीक है। फिर उन्होंने जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अनकॉन्शियस भी कह दिया, आपको लगेगा वो भी ल्यूसिड इंटरवल है, ये तो पक्का जो है ना एक्स्ट्रा ड्यूरल Subdural. Subdural. है। क्यों सब? Patients on dual antiplatelet treatment present with this. ये कहाँ पे यहाँ पे सिनेरियो में मेंशन्ड है? आप कैसे? मैम मैं मतलब नहीं मैम, मैं बता रही हूँ क्योंकि यूजुअली जब सबड्यूरल हेमरेजेस होते हैं ना तो वेस्टर्न एग्जाम्स में सिनेरियो आता है अल्कोहलिक पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये सिनेरियो वो एपिड्यूरल का दे रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम सब ड्यूरल तक कैसे पहुंचे। सिनेरियो तो आपका एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल का है। मैम क्रिसेंट शेप है मतलब। हाँ, क्रिसेंट शेप आपकी जो है वो सब ड्यूरल होता है, ठीक है। मैम इसमें जो वेन इन्वॉल्वमेंट होती है उसका नाम मेरे भी जहन में नहीं आ रहा, बट बच्चों द वेन इज वेरी क्लोज टू द ब्रिजिंग वेन्स, अब वो मेरे माइंड में नहीं आ रही, आप आई सही, कांट रिकॉल द नेम। नहीं नहीं, ब्रिजिंग वेन्स ही है ना। सीक्वेंस लिखे हैं, ठीक है, सुपीरियर सेरिब्रल हो गया, उसके बाद क्या होते हैं वो लिखे हैं। सुपीरियर सेरिब्रल के बाद वाले लिखे हैं। नहीं, एपिप्लोइक एपिप्लोइक ब्रेन में नहीं होते, डिप्लोइक होती हैं। 82 है पेशेंट अंडरगोइंग थायराइडेक्टमी डेवलप इंजरी टू लोअर पोल न्यू नो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो अब आपको पता है लोअर पोल में आपकी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है, नर्व जो होती है वो आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है। अब अपर लो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और लोअर लो में जो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। अब अच्छा इनके ब्रांचेस बताते हैं। जो आपकी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है वो आपकी, अच्छा लिखा हुआ है वैसे इन्होंने, तो वो आपके एक्स्ट्रा जो आपकी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है वो किसकी ब्रांच है, सॉरी आर्टरी, कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। एक्सटर्नल लेरेंजियल आर्टरी और इंफीरियर, अच्छा मैं अभी सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी आगे से ब्रांचेस है, वो मुझे बता दें। सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? चलो चलो इसकी गार्ड या सुपीरियर थायराइड आते हैं। ECA की है ना ये, आप लोग क्या क्या लिख रहे हो? अच्छा, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? डॉक्टर मुशाफ की आवाज बड़ी कम है। इंफीरियर थायराइड के, यस। A 4-year-old boy was attended in clinic, was observed to have short neck, low hairline on the posterior aspect of neck, and was known to be suffering from a heart condition. X-ray neck showed fused cervical vertebra. आपने क्लिप लगा के उसकी vertebra फ्यूज कर दी, and on examination limited movement of upper limb was noticed. What is the most likely diagnosis? तो आपको क्लिपल फील है, ये क्लिप लगा के फ्यूज कर दिया वर्टिब्रा, क्लिपल फेल सिंड्रोम में। फोर्सेज इन्वॉल्व विच पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो आपका थोरेसिक होता है। अब पेशेंट हु इज इंडल्ज इन डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, तो आपको पता है डिमोलिशन जो होती है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे ही हो रही होती है बिल्डिंग्स को, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन उधर ही हो रहा होता है। एक्सरे जो है वो डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और लंग्स वाइलेटरी।
ऑन हिस्टोलॉजी आयरन स्टेनिंग ऑफ द सेल्स। ठीक है, एक तो ये जो आयरन स्टेनिंग होती है, और दूसरा जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का डिमोलिशन का जो है वो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एस्बेस्टोसिस में होता है। 86 a person got stabbed on upper arm and floor of axilla which following structural damage। अगर वो सिर्फ स्ट्रक्चर पूछे तो आपने इंटरकोस्टल ब्रेकर लगाना है, अगर वो नर्व पूछे फिर आप एक्सीडेंट नर्व चूज करेंगे। आफ्टर गेस्ट्रेक्टमी विच टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स, तो आईडीए जो है मोस्ट कॉमनली होता है, क्योंकि आपका जो B12 है उसका स्टोर आपका उसका 3 इयर्स का स्टोर होता है, स्टोरेज होता है उसका। ठीक है, तो आईडीएस होता है आपका। अब पार्शियल गेस्ट्रेक्टमी में आईडी होगा आपको, कंप्लीट गेस्ट्रेक्टमी में जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब कोई मुझे बता देगा कि गेस्ट्रेक्टमी में आईडीए क्यों होता है? कौन समझता है मुझे बताएगा, जिन्होंने मेरी क्लासेस जैसे उनको पता होगा। बट स्टिल वो बच्चा अब तक का पास होगा जिसको जो है ये पता होगा आईडीए क्यों होता है गेस्ट्रेक्टमी में, पार्शियल गेस्ट्रेक्टमी में। प्लीज। हाँ, ब्लड लॉस है लेकिन स्टिल। हाँ, एसिड क्या कर रहा है? यस, जो आपका HCl होता है ना वो आपके Fe3 को फेरस वाली फॉर्म बना रहा होता है ना, जो जो कि आपकी वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो वो HCl कर रहा होता है, जो आपकी डाइटरी आयरन को कन्वर्ट कर रहा होता है अब्जॉर्बेबल में। ठीक है, फेरस फॉर्म में। तो HCl नहीं होता तो आईडी होता है आपका। पीएच जो आपके HP है वो 8 है, MCV 100 है, नॉर्मल MCH 28 है। व्हाट इस टाइप ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया तो जो है ना यार, ये 3 घंटे की क्लास अभी भी चल रही है। तो ये आपका नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है। ठीक है, एन ओल्ड मैन डाइड आफ्टर 4 days ऑफ RTH, तो फ्रैक्चर के बाद जो भी एम्बोलिज्म होता है वो फैट एम्बोलिज्म होता है। अपॉन ऑटोप्सी वैसे 3 to 5 days का टाइम होता है। ठीक है, तो अपॉन ऑटोप्सी ही वाज हैविंग pulmonary infarct एंड वेसल्स occluded by hematopoietic stem cells। ठीक है, इसमें आपको पता है आपके सेरिब्रल पेटिकियाज भी फैट एम्बोलिज्म में दिया होता है। ठीक है, इन PSGN फाइंडिंग इज सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। अच्छा, इसकी भी ना पिक्चर मैंने ग्रुप में शेयर की है डिपॉजिट्स, ये भी आपने एक दफा पढ़ लेने। अब पेशेंट abdominal surgery done now he developed pulmonary infarction due to, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से सबसे ज्यादा ना आपके मीडियम आर्टरीज अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन मीडियम आर्टरी। एडिमा इन CLD cirrhosis causes decreased plasma colloidosmotic pressure। अब आपका प्रोटीन्स कम होते हैं CLD में। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताएं एसआईटीज कैसे, एसआईटीज का सीक्वेंस बता दें मुझे CLD में। टोटल नहीं, आंसर करवाया हाइपोटेंशन और ब्लड था। हाँ, मेरी असाइनमेंट थी। यस, पोर्टल hypertension is greater than low oncotic pressure. It is plasma colloid osmotic pressure, which is the primary site of DVT। आपको पता है डीप वेन्स ऑफ काफ में ही पे आपकी DVT डेवलप होती है, वहां से एम्बलाइजर लॉज कर जाता है फिर आपके डिफरेंट आर्टरीज में। अच्छा, यस डॉक्टर। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स इंक्रीजिंग कार्डियक इनफार्क्ट्स। अब मुझे बताएं कि न्यूट्रोफिल्स आपके किस डे तक आपके न्यूट्रोफिल आपको मिल जाएंगे कार्डियक इनफार्क्ट्स में, और ग्रेनुलोसाइट्स? हाँ, 48 आवर्स। बल्कि मैं 48 आवर्स। हाँ, 1 to 3 days तक भी न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, लेकिन साथ उसके जो है आपके मैक्रोफेजेस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स के साथ। तो 3 to 14 days पे आपके मैक्रोफेजेस और ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, और 2 weeks के बाद जो कॉन्ट्रैक्टेड स्कार हो जाता है। हाँ, 48 आवर्स लिखा हुआ, सही कह रहे हो। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एओर्टा। अब मुझे एथेरोस्क्लेरोसिस का साइट का सीक्वेंस लिख दें, जल्दी से लिखते हैं सीक्वेंसेस का, आर्टरीज का। हैवी पॉजिटिव पेशेंट हैज, हाँ LCPD। यस, अब लिखें, जिनको नहीं पता उनको पता चले। हैप्पी पेशेंट हैज रेज्ड AFP, ही माइट बी हैविंग HCC। आपको पता है AFP जो ट्यूमर मार्कर है HCC का। अच्छा, मैं बता देती हूँ। एओर्टा इज ग्रेटर देन कोरोनरी आर्टरी, इज ग्रेटर देन पोप्लिटेल आर्टरी, इज ग्रेटर देन कैरोटिड। ठीक है, एओर्टा इज ग्रेटर देन कोरोनरी आर्टरी, इज ग्रेटर देन पोप्लिटेल आर्टरी, इज ग्रेटर देन कैरोटिड आर्टरी। लिख लिया सबने? अच्छा, AFP रेज होता है HCC में। 25-year-old patient presented with complaints of dizziness, SOB and blue discoloration of extremities of 2 days, cyanosis of lips and extremities noted। Which investigation should be used? ये ये अब मैं फास्ट हूँ, तुम इतना स्लो पढ़ा रही हूँ बच्चों। अच्छा, सीक्वेंस को कह रहे हैं। एओर्टा इज ग्रेटर देन कोरोनरी आर्टरी, इज ग्रेटर देन पोप्लिटेल आर्टरी, इज ग्रेटर देन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है मैं एनर्जी लो हो गई है जब से आपने क्या तेज पढ़ा रहे हो। अच्छा, साइनोसिस ऑफ लिप्स एंड एक्सट्रीमिटीज नोटेड। अब 2 दिन से जो है ना उसको साइनोसिस या डिजनेस SOB है। ठीक है, अब हम इसमें कराएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी और एग्जामिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।
अब इसकी भी ना वो पिक्चर है, वो जो डिफरेंट ऑक्सीजन के कौन सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है कि कौन सी वाली है, ठीक है, वो पिक्चर देखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा साइनोसिस क्यों, आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो कौन से वाली है आपकी, ठीक है, क्यों साइनोसिस हो रही है, तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करा रहे होते हैं। 32-year-old carpenter fell from the roof. The later longitudinal arch of his foot was flattened from fracture and displacement of keystone for the arch, which of the following bone damage cuboid bone। जो आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल है उस लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है उसका टेलस होता है और लेफ्ट cuboid होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बॉर्न विली ब्रांड, कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसकी इंक्रीज बीटी है। एबीडीटी तो आपकी हेमोफीलिया में भी रेज होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है फीचर वो बीटी इंक्रीज कर देता है प्लेटलेट एडहेजन ना होने की वजह से। बॉयज फेल फ्रॉम फ्लाइट्स स्टेयर्स गॉट स्कल फ्रैक्चर एंड वेंट अनकॉन्शियस, ब्लड वाज इन नेप ऑफ नेक ड्यू टू डैमेज ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब आप ये देखो नेप ऑफ नेक किधर है, बैक साइड पे ना, तो उधर ही आपका, ठीक है बच्चों, आप टाइम के हिसाब से ना इनको सेल्स लिखते हैं। तो नेप ऑफ नेक में जो है आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, वो आप देख लो, अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा तो फ्रैक्चर हो तो ब्लीड फ्रॉम नोज होती है, और वो आपकी जो ब्लीड अंडर आई होती है रकून आई। मिडल में हो तो आपकी कान जो है उसके पीछे है, ठीक है, आंखों के मिडल में कान में होते हैं आपके, तो ब्लीड फ्रॉम एयर होती है और ब्रूज ओवर एयर होते हैं, जिसको बेटल साइन कह रहे होते हैं। पोस्टीरियर में आपका ये ब्लीडिंग नेप ऑफ नेक होता है। वन वन इन द प्रेजेंस वेरिएट मैक्सिमम यूरिन ऑस्मोलैरिटी विल बी 1200। अब आप ये देखो, एडीएच में कराना होता है वाटर रिटेंशन, ठीक है, और यूरिन की फिर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, यूरिन में पानी जो फ्लूइड है वो कम जाएगा, आपकी बॉडी जो है उसको सारा रिटेन कर लेगी। अब जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है ना वो 4 to 5 टाइम्स होनी चाहिए आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से। हमने जब किया थे फ्लूइड्स किए थे तो हमने 275 to 300 ना प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी पड़ी थी। अब उसके 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होगी आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच यूरिन ऑस्मोलैरिटी, तो फिर इसलिए आपका ये 1200 आता है, ठीक है। ये जो है ना यूरिन ऑस्मोलैरिटी एडीएच में, एडीएच की प्रेजेंस में आपकी 4 to 5 टाइम्स होती है आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से। परसुएट मूवमेंट ऑफ आई कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, ठीक है। ये आप इसकी भी पिक्चर, अब आप जब अच्छा कोई चीज स्मूथली बहुत स्लोली मूव कर रही हो तो आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हो स्लोली, और वो उसकी इमेज जो है आपके फोविया पे होती है और वो चेंज नहीं होती, ठीक है, आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हो चाहे वो जितनी भी स्लो मूव करी हो। ये परसुएट मूवमेंट होती है ऑफ आइज की, ठीक है, स्मूथली ट्रैक डाउन अ स्लोली मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, पार बॉइलिंग ऑफ पैड्स प्रिजर्व विच विटामिन। अच्छा, ये पार बॉइलिंग ऑफ पैड्स, ये जो आपकी राइस को पार बॉइलिंग कर रहे होते हैं ताकि उसका ना टेक्सचर बेटर हो सके, ठीक है। और आपने एक पॉलिश्ड राइस भी पढ़ा था, ठीक है, अनमिल्ड और मिल्ड ये होते हैं, इनकी चीज़ें होती हैं। तो जो ये इसमें जो है ना, अगर आप पॉलिश्ड राइस ले रहे हो तो आप साथ जो है ना वाइटामिन थायमिन, वो B1 जो है थायमिन वो लेंगे। और पार्स बॉइलिंग ऑफ पैड्स में जो है ना आपका B1 जो है वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है। आप पार बॉइलिंग इसलिए कर दो ताकि आपके राइस का टेक्सचर बेटर हो सके और वो स्टिकी रहे कुकिंग के बाद भी, ठीक है। तो उसमें आपका ये थायमीन ही आता है इन दोनों में। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्ज इज राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। डॉक्टर मसूमा, इसका ना मैंने कोशिश की थी आंसर ढूंढने की। अब ये होता है कि जो आपका एओर्टिक रिगर्ज है ना उसकी उसके कॉज पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप स्पाइन या सेकंड इंटरकोस्टल है। एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपका जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन वॉल्वुलर डिजीज की वजह से है ना, तो फिर आपका अब्स पॉइंट होगा जो लेफ्ट इंटरकोस्टल थर्ड थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस होती है, ठीक है। हाँ, अगर वो होगा तो उसको प्रेफर करेंगे, लेकिन किसी भी उसमें ना वो नहीं दे। और अगर आपके जो है ना एओर्टिक रूट का की वजह से मरमरे या डायलिटेशन की वजह से है, ठीक है, तो वो आपका राइट सेकंड इंटरकोस्टल ही है, 1 और 2। अच्छा, परसुएट मूवमेंट ऑफ आइज ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्लोली मूव कर रहा है आपकी आंखों के सामने, ठीक है, तो आप उसको पूरा ट्रैक करते हो, वो जरा भी आपकी आइज से, हालांकि वो मूव कर रहा है लेकिन आप अपने हेड मूव नहीं ना करोगे। स्केट्स नहीं है, स्केट्स जैसे मैंने पढ़ा नहीं है उसका, लेकिन वो ये नहीं होता। स्केट्स में आई थिंक वो ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, लेकिन वो ये स्केट मूवमेंट नहीं है, देखिए ये परसुएट जो है ये सेरिबेलम की अलग मूवमेंट्स है। स्केट्स ना मैं आपको नहीं, मुझे इनका नहीं पता, डॉल्स आइज का भी। ये अगर आपको होगा तो मैं आपको ना पढ़ के सारा फिर आपको मैं बता दूंगी। नो आइडिया डॉक्टर बिनेश, डॉल्स आई मूवमेंट का। ओके, स्केट्स जंपिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, लेकिन ये जो परसुएट मूवमेंट होती है ये स्लोली मूव कर रहे हो तो, और आप अपना हेड ना भी मूव करो तो आप उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो, और वो जो इमेज है वो आपकी आइज में रहेगी, डिस्टॉर्ट नहीं होगी कि आपकी मतलब उसकी इमेज जो आपकी फोविया पे रहेगी, ठीक है।
और आप उसको ट्रैक डाउन भी कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट स्मूथ मूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। हाँ ठीक है डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो है ना ये परसुएट मूवमेंट नहीं है फौरन वाला। आप एक चीज स्लोली स्लोली मूव करिए ना, आप अपना हेड लाइट वगैरह उसको पूरा ट्रैक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनल मूवमेंट होती है। वो बहुत सारी मूवमेंट्स है इस तरह की, आई थिंक एसके में कहीं पे भी ये है, और फील्ड्स भी हैं, काफी ज्यादा मूवमेंट्स भी हैं। आएंगे तो वो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसके ना पिक्चर भी वैसे मैंने उधर ना शेयर की हुई है। लोकोनोडल लव सेरेबेलम कंट्रोल करती है, बस ये याद रखना है। लोकोनोडुलर जो है आपकी एटेक्सिया के लिए नहीं, अच्छा सॉरी, निस्टेगमस के लिए होता है, वर्मिस एटेक्सिया के लिए होता है, वरना निस्टेगमस हो जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हो, आपका सेरेबेलम इन्वॉल्व ड्यू टू बैलेंस। नाइस क्वेश्चन। बैलेंस बैलेंस तो नहीं होता, हाँ निस्टेगमस जो उसका पार्ट होता है ना उसको आपका सेरिबेलम ही कर रहा होता है कोऑर्डिनेट वगैरह। हाँ ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैंने सोचा नहीं इसमें, मैंने देखा नहीं इसको। हेड करता है मूवमेंट्स को, और टू की बैलेंस फोर्स ऑफ द हेड मूवमेंट कैंसल्ड। अच्छा, इसका ये से अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे देखना चाहिए। सेरिबेलम वैसे इसका पार्ट होता है फ्लोकोनोडल्स का। मैम क्योंकि सेरिबेलम की कोई जो तुक बनती है ना सेरिबेलम की, तो मोस्टली आपकी ट्रंकल बैलेंस होती है, हेड बैलेंस होती है, ताकि निस्टैगमस को मतलब ताकि निस्टैगमस ना इलिसिट हो। दूसरी बात ये कि सेरिबेलम की समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी जो आपकी आई मूवमेंट है वो तो आपकी कंट्रोल ही आपकी जो है ना थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व से हो रही है। तो वो तो आते ही आपके, अगर कहीं पे आते भी हैं तो ब्रेन स्टेम में आते हैं, मिड ब्रेन एंड पॉन्स में आते हैं। तो सेरिबेलम की तो समझ ही नहीं आ रही है कहाँ से लिंक बन रही है। नेस्टेगमस आइज की मूवमेंट्स ही होती हैं, ठीक है। तो वो आपका सेरिबेलम ही कर रहा होता है, एंटीरियर सिम्बल्स इन्वॉल्विंग प्रोप्रियोसेप्शन वॉइस सेरेब्रल ट्रैक। नहीं, वो तो फिर बॉडी का नहीं होगा प्रोप्रियोसेप्शन, वो तो जनरल होगा ना, फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। नहीं, नेस्टेगमस आइज का ही है, और फ्लोकोनोडल पार्ट सिर्फ आपका नेस्टेगमस के लिए इन्वॉल्व होता है, सेरिबेलम। नहीं मैम, प्रोप्रियोसेप्शन तो आपकी जो डीसीएमएल की होती है, वो तो डेकोसेशन आपकी मेडल्ला में पिरामिड्स में होती है, वो अगेन सेरिबेलम में नहीं आता। इसके सेरिबेलम के पार्ट्स होते हैं जिनके ये फंक्शन है कि इसने फ्लोक्यूनोडुलर ने जो एनेस्टेगमस को प्रिवेंट करना होता है, जो आपका वर्मिस है उसने आपकी एटेक्सिया को करना होता है, ड्रंकन गेट आती है वरना, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन है ये सेरिबेलम के, ठीक है। अच्छा, वैसे इसको मजीद इसके ना ट्रैक्स देख लेंगे। हाँ सेरिबेलम के डॉक्टर मसूमा ने ट्रैक भी बताया आपको, वाया स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। कंफ्यूजिंग है आप, अच्छा आपने ये वैसे सेरिबेलम के ये फंक्शंस पढ़े, ये पार्ट्स पढ़े, फ्लोक्यूनोडुलर और वर्मिस वगैरह। हाँ उनके फंक्शन है, आप ऐसे ही याद रखो, बाकी ट्रैक्स अगर आप कहोगे तो ट्रैक्स कौन कौन से गुजरे वो हम देख लेंगे, ठीक है। नहीं, ये इनके नॉर्मल फंक्शन है आपके सेरिबेलम का। अब ट्रैक उन्होंने स्पाइनो सेरिबेलर आपको बता दिए। हाँ वर्मिस जो आपको बैलेंस में होता है, और आपका जो है कोऑर्डिनेशन भी जो है वो जो कि डिस्मेट्रिया होती है अगर आपका हो, तो वो कोऑर्डिनेशन भी आपकी सेरिबेलम में, सेरिबेलम के बहुत फंक्शंस हैं। अच्छा खैर, ट्रैक्स हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। दो पेपर करने हैं, इसको मार्क कर लें चाहे आप, या ग्रुप में कर लीजिएगा। A physician auscultate posterior inferior border of lung is T10 on microscopy lymph node biopsy specimen granuloma with caseous necrosis। ओके डॉक्टर मसूमा बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, पिक्चर्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बिनेश समझ आ जाए डॉक्टर मसूमा के तो ठीक है, वरना फिर हम पिक्चर से देख लेंगे, ठीक है। उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ तीन चार मैसेजेस में। अच्छा, इसमें कैशियस नेक्रोसिस होती है, फाउंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी, व्हाट शुड बी डन। अच्छा नेक्रोसिस आपको मिल गया, आप जो है ना आप डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एएफ भी करते हो, एसिड फास्ट बेसिलर, ठीक है। ये आपका जो है एटिपिकल होते हैं माइकोबैक्टीरियम, तो ये आपको एसिड फास्ट नहीं लेते हैं। कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन मेल ऑफ कराची, तो ये इनमें पान गुटखा की वजह से जो है ना ओरल कैंसर, सी ऑफ ब्रेन तो ये आपको ऑरल कैंसर करवा रहे होते हैं। सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड ड्रेन डायरेक्टली एंड फॉलो द ट्रैक ऑफ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब ये ना पिक्चर देखना आप, उसकी राउंड लिगामेंट के साथ जो है ना आपके
सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, और आपके राउंड लिगामेंट जो होता है, और पूरा आपका जो ना वो उसमें लिम्फ नोड्स का ट्रैक सा एक बनाया हुआ है, ठीक है। वो पिक्चर मैंने शेयर किया, वो देखना। हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड्स विद क्यूबोइडल एपिथेलियम। अच्छा, क्यूबोइडल एपिथेलियम आपकी पेड़ पैचेस में होती है। अच्छा, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कहाँ कहाँ पे होती है, जो कि एमसीक्यू में भी आता है। अच्छा, लिम्फोइड टिश्यू एंड सिंपल क्यूबोइडल आपके पेट पैचेज में होती है। लिम्फोइड टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आपकी पैलेटाइन टॉन्सिल्स में होती है। एक लेजर जो मैंडेलिक प्लेक्सिस होती है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, जो आपकी और जो मैंडेलिक प्लेक्सिस आपका मस्कुलरिस प्रोप्रियम में होता है, और इसमें जो ना आपकी जीआईटी मोटिलिटी नहीं हो रही होती, ठीक है। तो डिस्फेज जो होता है टू लिक्विड एंड सॉलिड एज वेल। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने क्यूबोइडल एपिथेलियम का नहीं बताया, ओवरीज में होता है ना आपका, थायराइड एपिसिटी डीसीटी, यस ओवरीज आता है। पेशेंट showing no improvement with H2 blocker is likely Zollinger Ellison syndrome, ठीक है। इसमें H2 blockers का कोई रोल नहीं होता है। Which antibiotic interfere with neuromuscular transmission? तो जेंटामाइसिन, क्योंकि जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ब्लॉक एनएम ट्रांसमिशन, इज द फाइव से। अच्छा, वो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, तो उससे आपकी जो है इस तरह इंटरफेयर कर रहे होते हैं। रिस्पिरेटरी रेट इन प्रेगनेंसी इंक्रीज ड्यू टू विच हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये आपने जो है ना वो याद रखना है सारा सीक्वेंस क्या होता है आपका। डिक्रीज पीसीओ2 होता है, वो ग्रेटर होता है सबसे, ठीक है। एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर दैट विल बी अफेक्टेड। अच्छा, अब मुझे बता दें एक्टोडर्म से के डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स बता दें जिसकी एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। यार 2 बज, ये इतनी जल्दी मीटिंग क्यों खत्म हो रही है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 115 है, पैरासिम्पथेटिक एक्शन अमंग द फॉलोइंग इज डिक्रीज हार्ट रेट। अब इसमें जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है वो भी आपका पैरासिम्पथेटिक है, जो ग्लैंड सिक्रेशन है वो भी पैरासिम्पथेटिक है, लेकिन इधर जिन्होंने डिक्रीज हार्ट रेट को प्रेफर किया हुआ है, ठीक है। एचपीवी कॉज बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। बर्किट जो लिम्फोमा आपका एबीवी कराता है। मैन विद हियरिंग प्रॉब्लम ही वाज टेस्टेड, ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सोर्स व्हिच साउंड इज कमिंग टू डिफेक्ट। यस, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। तो उसको सोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो ये लेटरल, एक तो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस भी आ रहा होता है, ठीक है, और दूसरा ये कि लेटरल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्टॉक देख रहे हैं निमोनिक। अच्छा, आप लोगों को ना मैंने पिक्चर दिखा, वो पिक्चर भेजी, उसमें आपका जो ना लेटरल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और जो है आपका इंफीरियर कॉलिकुलस और फिर आपका मीडियल जेनिकुलेट, वो पूरा ट्रैक है ऑडिटरी का, और ठीक है, और विजन का भी आपको पता है। लेटरल जेनिकुलेट जो है लाइट के लिए होता है, मीडियल जो है म्यूजिक के लिए होता है, इस तरह सारा, ठीक है। लेटरल उसके लिए होता है ना, लेकिन वो जेनिकुलेट है, ये लेटरल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है। ये पूरा पाथवे होता है ऑडिटरी का, और विजन का अलग से ही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको उसका बताया है कि लेटरल लाइट के लिए होता है, जो एम म्यूजिक है वो आपके ऑडिटरी होता है। और अगर सोर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो या तो वो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पूछते हैं, और इन्होंने इधर ज्यादा स्पेसिफाई करके आपका लेटरल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पूछा हुआ है। CA pancreas patient is admitted what his brother is not letting you tell the patient that the patient has cancer, because according to his brother it will kill the patient even faster. At the evening the patient's family is going to come in a hospital to discuss, and will have a conference together. What will you do? Tell his brother, and it will be dishonesty with patient family and medical staff. अच्छा, पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में आपने लाजमी बताना है। पेशेंट अगर चाहता है कि उसके घर वालों को ना बताया जाए, तो आप जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करेंगे, आप सिर्फ तब ब्रीच करेंगे तब पेशेंट अलाउ करेगा, या तो फिर वो दूसरे लोगों के लिए डेंजरस, लाइफ के लिए डेंजरस है, तो भी आप ब्रीच कर सकते हैं। जैसे पायलट को कोई बीमारी है, वो चाहता है आप बताओ ना कि उसकी जॉब चली जाएगी, लेकिन अगर उसकी ऐसी बीमारी है कि एपिलेप्सी वगैरह के पेशेंट, वो फ्लाइट में लोगों की जान जा सकती है, तो आप फिर भी इन्फॉर्म करेंगे हाई अथॉरिटीज को। अगर एक मेल को एचआईवी, उसकी स्पाउस को हो सकता है कोई भी एसटीडी है, तो आप फिर भी कॉन्फिडेंशियल ब्रीच करेंगे और उसके स्पाउस को बताएंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू यहाँ पे। ग्रुप थेरेपी इन विच पीपल आर इंकरेजिंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स बिहेवियर इज इंटरपर्सनल लर्निंग। इसमें ये होता है कि आप वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से जो है ना इंटरपर्सनल लर्निंग कर रहे होते हैं। अरिथमेटिक एवरेज पॉपुलेशन इज मीन, ठीक है, मीन होता है जिसमें नंबर होते हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये मीन का फॉर्मूला। देयर वर टू ड्रग ग्रुप्स, दे वर क्लासिफाइड एज ग्रुप एन बी, बट डॉक्टर्स न्यू द नेम ऑफ ड्रग। अगर डॉक्टर को पता है तो सिंगल ब्लाइंडेड होती है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट को नहीं पता। अगर डॉक्टर और पेशेंट दोनों को नहीं पता, तो ये डबल ब्लाइंडेड होती है। इंटेस्टिन फ्लूइड आपका 10.5 या 11 होता है।
वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म जो है 1 to 2 days होती है, और लाइफ स्पेन जो स्पर्म का होता है वो 1 to 3 days होता है। रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकलीमिया लीड टू एसिडोसिस। अच्छा, अब आपका जो है हाइपरकलीमिया, ठीक है, एसिडिक जो है इन्वायरमेंट, पीएच जो है डिक्रीज कर जाती है। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जो आपका पोटेशियम है ना वो फिर इंट्रासेलुलर से ना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहले शिफ्ट होता है, ठीक है, पोटेशियम शिफ्ट कहते हैं इसको। और एक्स्ट्रा सेलुलर उस वक्त जो है सिर्फ आपकी प्लाज्मा में उसका लेवल बढ़ता है फॉर टेम्परेरीली। तो इवेंचुअली जो आपकी किडनीज है ना उसको एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। एसिडिक मीडियम होता है, जो आपका पोटेशियम है वो इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर में जाता है तो आपके प्लाज्मा का जो प्लाज्मा में पोटेशियम है वो इंक्रीज कर जाता है, और उसके बाद वो लीवर में जाता है और वहां से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। समझ आया बच्चों, ये समझ आया? तो आपकी हाइपोक्लेमिया अल्कलोसिस होती है और हाइपरक्लेमिया एसिडोसिस होती है। पोटेशियम शिफ्ट होता है इसमें आपका। बच्चों अब मैम लेकिन मैम इस क्वेश्चन में तो इन्होंने करेक्शन का पूछा हुआ है ना, तो जब करेक्शन हो जाएगी हाइपोकैलेमिया की तो फिर अल्कलोसिस नहीं होना चाहिए। करेक्शन हो जाएगी तो अल्कलोसिस होगा ना। करेक्शन करेगा कैसे? एसिडोसिस करके। एसिडोसिस होता है, पीएच आपकी लो होती है तो ही आपका पोटेशियम इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में जाता है। तब थोड़ा टेम्परेरी तौर पे आपका जो प्लाज्मा में पोटेशियम इंक्रीज होता है, तो बाद में जो रीनल है ना वो उसको एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। और इस तरह से करेक्शन हो जाती है और पोटेशियम आपका फिर से नॉर्मल उसमें आ जाता है। मैम लेकिन स्टेटमेंट में तो इन्होंने लिखा है ना कि रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकैलेमिया लीड्स टू, तो फिर लीड्स टू तो अल्कलोसिस की तरफ ही जाता है आंसर। ये रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरक्लीमिया एसिडोसिस से होती है, मतलब कि रीनल करेक्शन जो है ना वो एसिडोसिस करेगी तो आपके हाइपरक्लीमिया जो है ना वो ठीक होगा। ये रीनल करेक्शन पूछी है तो रीनल करेक्शन जो है वो एसिडोसिस ही कर रही होती है, एज अ रिजल्ट जो है अल्कलोसिस होता है। लेकिन रीनल करेक्शन लीड टू, ये ना इन्होंने इसका वो पैथोफिजियोलॉजी पूछी है, रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकलीमिया, तो एसिडोसिस लीड टू करेगा ना। एज अ रिजल्ट फिर हाइपो अल्कलोसिस होगा, लेकिन वो जो रीनल करेक्शन है वो तो एसिडोसिस ही कर रहा है ना। स्टेमिना आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है सबकी, ठीक है। रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकलीमिया लीड टू, रीनल करेक्शन बट वांटेड कॉजल क्लोसिस। जो आपका रीनल करेक्शन है ना हाइपरकलीमिया का, वो एसिडोसिस ही कर रहा होता है ना, कि आपका टेम्परेरीली जो है पीएच वो डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन एज अ रिजल्ट अल्क्लोसिस होता है, आप ठीक कह रहे हो। लेकिन जो रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकलीमिया लीड्स टू एसिडोसिस, पहले आपका मैकेनिज्म जो है वो एसिडोसिस ही होता है। एसिडोसिस होता है तो सारे ये प्रोसेस होते हैं और फिर एंड पे जो है आपकी अल्क्लोसिस भी नहीं होता, आपकी नॉर्मल पोटेशियम होता है, ठीक है। People renal correction or payment will result. What does renal correction of payment result in? Google. People also ask what does renal correction of payment. ठीक है, आप लोग ना ठीक कह रहे हो, मुझे पता है ये स्टेम थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो अल्कलोसिस का नहीं पूछ रहे कि करेक्शन के बाद अल्कलोसिस होती है, वो पूछ रहे रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकलीमिया लीड्स टू। तो एसिडोसिस होती है, फिर आपके करेक्शन का सारा पाथवे चलता है, ये जो मैंने आपको बताया इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर वाला, और उसके बाद जो आपकी पोटेशियम नॉर्मल होता है, ठीक है। अल्क्लोसिस तो फिर भी नहीं होगा, एक्सेस पोटेशियम को निकाल रहा होता है वो, जितना भी आपका इंट्रासेलुलर से आया है, ठीक है। ये स्टेम इन्होंने घुमाई हुई है, बिल्कुल घुमाई हुई है, इसलिए कि मुझे कंफ्यूजन नहीं हुई थी जब मैंने ये स्टेम करी थी अभी। खैर, हाइपरकलीमिया करेक्शन होती है एसिडोसिस से और हाइपोकलीमिया की होती है अल्क्लोसिस से, ठीक है। याद रखना अपने एक्सप्लेनेशन, हाँ। अच्छा, प्रोन्यूक्लियर क्लीवेज आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ कंसेप्शन, तो ये 24 आवर्स पे होती है। अब आपका क्या होता है, प्रोन्यूक्लियर स्टेज क्या होती है, उसमें जो है ना अभी आपका फ्यूजन नहीं हुई होती स्पर्म और एग न्यूक्लियाई की, ठीक है, दोनों भी अलग अलग होते हैं जाइगोट में। फिर आपकी होती है प्रोन्यूक्लियर क्लीवेज, जो इधर लिखा हुआ है, उसमें मिक्सिंग होती है जेनेटिक्स की, ठीक है। तो न्यूक्लियर क्लीवेज हो जाती है, उसके बाद आपकी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है जिसमें ब्लास्टोमेर बनता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 24 आवर्स में ही हो जाती है आपकी ये
मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक्स, उसके बाद आपकी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है जिसमें ब्लास्टोमेर बनते हैं। व्हाट डज पीआर इंटरवल शोज, तो ये आपकी एसए नोड कंडक्शन टू वेंट्रिकल है। अब पीआर इंटरवल का एट्रियल सिस्टोल भी आपका ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें सर ने बताया था जब आपका वेंट्रिकल का आएगा ना तो आपने वही चूज करना है, एसए नोड कंडक्शन टू वेंट्रिकल, वो प्रेफर करना है आपने, ठीक है। पेशेंट हैज फीमर फ्रैक्चर with soft tissue injuries, shock occur due to insufficient blood volume। अब आपको पता है हमने पूरी एसकेटिन में पढ़ा है कि peripheral vasodilation is greater than insufficient blood volume, ठीक है। आपको देखा ही होगा डॉक्टर इस टाइप भी हो सकता है तो नहीं, ये स्टेम इसी आपको इसी तरह से स्टेम्स आएंगे। हाँ हो सकता है टाइपिंग एरर भी हो सकता है, पर लेकिन मुझे ना कंफ्यूजन नहीं हुई थी, लेकिन मतलब मैंने जब इसको पढ़ा था मुझे समझ आ रहा था वो क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने पेपर दिया है ना सीपीएसपी का, इसी तरह से वो करते हैं। लेकिन वो आप बस इस चीज को याद रखना, ठीक है। करेक्शन किस तरह से होती है, हाइपरक्लीमिया और एसिडोसिस लिखना, हाइपो तो आप जो है अल्कलोसिस लिख देंगे। अच्छा, अ पेशेंट हैज फीमर फ्रैक्चर विद, अच्छा वो आपको मैंने बता दिया सीक्वेंस आपका नॉर्मल ईसीजी विद लॉन्ग पीआर इंटरवल मोबिट्स टाइप 1। अब जिसमें सिर्फ आपका पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है ना वो आपका टाइप 1 होता है। और जो मोबिट्स टाइप 1 है वो उसमें सेकंड हार्ट फेलियर है, उसमें पता है क्या होता है कि आपकी प्रोग्रेसिव पीआर इंक्रीज होता है पीआर इंटरवल और फिर ड्रॉप बीट आती है। और टाइप 2 में जो है फिक्स ड्रॉप बीट जो है वो फिक्स होती हैं, ठीक है। और प्रोग्रेसिव जो है वो मोबिट्स टाइप 1 में होती है। अब आप इधर टाइप 1 दिया नहीं होता, आप मोबिट्स टाइप 1 चूज करोगे। 65 old man having fatigue, pallor and weight loss, or golden yellow pigment seen in liver which turn blue on staining पे आपको लाइपोफिस्किन होता है जो